दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के कोर्ट में आपका स्वागत है। अफसरी के इस खास एपिसोड में आज हमारे बीच निगम कमिश्नर अपर कलेक्टर प्रिया अनुराग गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनके कैरियर से लेकर अब तक के सफर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और खासकर युवाओं के बारे में उनके संदेश को आपको तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले धमतरिया कोर्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप 2015 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवक अधिकारी हैं। वर्तमान नाम निगम आयुक्त पद पर कार्यरत हैं। आप इस पद में आने के बाद कहाँ आपका परिचय बता दें। पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, एजुकेशन कहाँ से हुआ, फिर यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी धन्यवाद संजय जी। मेरा नाम प्रिया अनुराग गोयल है और मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरी जो एजुकेशन है अप टू कॉलेज पूरी एजुकेशन मेरी मनेन्द्रगढ़ से ही हुई है। और प्रशासनिक सेवा में मेरी शुरुआत 2015 से हुई। 2015 बैच की अधिकारी हूँ मैं, डिप्टी कलेक्टर के रूप में सेलेक्ट हुई थी। छत्तीसगढ़ में 5वां रैंक हासिल किया था मैंने और मेरी पहली पोस्टिंग सूरजपुर जिले में थी। वहां पर मैंने 2 से 3 तहसीलों में तहसीलदार की भूमिका निभाई और इसके बाद मैंने जनपद सीओ के रूप में पाटन और धमधा के क्षेत्रों में काम किया। एनआरडीएम में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद मैं एसडीएम के रूप में मुंगेली जिले में पथरिया में एसडीएम रही, मरवाही में भी एसडीएम रही मैं पेंड्रा जिले में, और अब वर्तमान में यहाँ पर धमतरी में निगम कमिश्नर के पद पर पदस्थ हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यापारी लाइन की रही है, बिजनेस क्लास की रही है। बिल्कुल। उस क्षेत्र के बाद और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपके परिवार में पहले हो जो आपने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा है, तो ये कैसे आपने किया कि परिवार बिजनेस क्लास और आपने प्रशासनिक सेवा क्यों आपका उद्देश्य क्या था इस मानने के पीछे? मेरी जैसा कि एकदम आपने सही कहा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी व्यापारी के पूर्णतः है। बेसिकली मेरे दादाजी हरियाणा से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 50-60 साल पहले आए थे और इस क्षेत्र में आने का मुख्य रूप से मेरे दादाजी तहसीलदार वर्ड कई बार हमारे सामने यूज किया करते थे। तो वी यूज टू थॉट कि ये कोई बहुत बड़ा पद होता है और पढ़ाई के प्रति मेरा रुझान शुरू से रहा। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि पढ़ाई को उन्होंने हम लोगों के जीवन में काफी ज्यादा महत्व दिया, मेरे माता पिताजी ने। तो उस तरफ मेरा झुकाव देखकर उन्होंने मैंने उनसे एक चाहत रखी कि शादी से पहले मुझे एक बार पीएससी एग्जाम देना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक बार आपको मौका दिया जाएगा और उन्होंने पर भी डिसाइड कर दिया था कि डिप्टी कलेक्टर में अगर आप सेलेक्ट होते हो तभी हम आपको ज्वाइन करने देंगे, अदरवाइज ज्वाइन भी नहीं करने देंगे। तो उस लगन को लेकर मैंने पढ़ाई की। चूंकि ये जो पद होता है हमारे क्षेत्र में भी हम देखते थे कि जो एसडीएम के रूप में काम करते हैं उनका सामाजिक क्षेत्र में काफी वो बदलाव लाने की स्थिति में रहते हैं। लोगों जो छोटे स्तर के जो तबके के जो लोग हैं जो अपनी समस्या को सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाते, मैं चाहती थी हमेशा से कि मैं उनकी आवाज बनकर काम कर सकूं, उनके लिए कुछ काम कर सकूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमको मानव जीवन मिला है तो जीवन में सिर्फ अपने लिए काम करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हम किसी और के लिए जी सके ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने इस नौकरी को ज्वाइन किया था। अब तक की जो 10 साल की आपकी उसके कितनी चुनौती या कोई ऐसा पल आया जिसमें आप या डिप्रेशन हो या आपका एक खुशी का पल, ऐसा कौन सा पल आया हो जो आपके जीवन के लिए अनमोल हो? नौकरी में मुझे लगता है कि हम लोगों के जीवन में हर एक दिन चुनौतीपूर्ण होता है। जैसा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम लोग शो देखते हैं, उसमें जो जेठालाल की एक जिंदगी होती है कि एक परेशानी खत्म नहीं होती या एक मोमेंट खत्म नहीं होना होता है और दूसरा मोमेंट हमारे लिए रेडी रहता है, वैसे ही मुझे लगता है कि हर प्रशासनिक अधिकारी की जिंदगी होती है और हम लोग इसको बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसे अनगिनत पल हैं, मैं बोलना चाहूंगी, जिसमें ऐसा कोई खास पल हो जिसको जो जीवन में आपके लिए एक हमेशा याददाश्त के रूप में हो, या प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है वो, तो मैं चाहता हूँ बताया। जी, एसडीएम के रूप में जब मैं पथरिया एसडीएम के रूप में काम कर रही थी तो हम लोग न्यायालय भी देखते हैं उस दौरान। तो एक हमारे एक आदिवासी भाई थे, उनकी जो जमीन थी उसको लगभग मुझे लगता है कि 30 सालों से किसी और व्यक्ति ने उस पे कब्जा कर लिया था और कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से उन्होंने उस जमीन को अपना बनाकर वो वगैरह रहे थे।
उस दिन जब मैंने वो फैसला दिया था जिसमें उस जमीन को वापस से मैंने उन आदिवासी भाई को दिया था, तो वो जो पल था, वो जो आंसू उस व्यक्ति की आंखों में आए थे, मुझे लगा कि आज मेरा नौकरी में आना सफल हुआ। महिलाओं को कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आज हालांकि हर क्षेत्र में महिलाओं को काफी बराबरी पुरुष का दर्जा है, चाहे सेना से लेकर प्रशासनिक में। आप क्या मानते हैं कि महिलाओं को कितनी चुनौती आज भी है? मानते हैं आप चुनौती है महिलाओं के लिए आज भी कि नहीं है? क्या लगता है आपको? महिलाओं के लिए चुनौती डिपेंड करता है कि हमारा परिवार कैसा है जी। अगर आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके ससुराल वाले, आपके पति, आपके बच्चे, अगर वो आपकी चुनौतियों को, जैसा आपने चुनौती वर्ड यूज किया, अगर वो उसे समझते हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, आज विभिन्न प्रकार के पेशे में महिलाएं कदम से कदम मिलाकर, अभी हाल ही में हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं, वो भी महिला हैं, तो अब ये कोई डिफरेंस नहीं रहा महिला और पुरुष का। और मेरा मानना है कि जहाँ तक चुनौती की बात रही, तो आपका परिवार अगर आपके साथ है तो मुझे लगता है कि हर पल को हम बहुत एंजॉय करते हैं। युवाओं में नशा, क्योंकि अपन देख रहे हैं भारत पूरी दुनिया में युवा देश है, लेकिन भारत में युवा नशा के चक्कर में लगातार विभिन्न प्रकार के नशा, उसको लेके, और जो डिप्रेशन, जरा भी असफलता मिलती तो युवा खासकर डिप्रेशन चले जाते हैं, गलत कदम उठाने के लिए बात होते हैं। उसको लेकर हमारा दर्शकों को बताएं कि उससे कैसे बचा जाए और क्यों इसको कैसे इससे चुनौतियों से लड़ा जाए, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे ख्याल से पीएससी क्लियर किया है, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं युवाओं को? देखिए, नशा जो है वो आजकल, मेरा मानना है कि हम किसी चीज से अपने आप को दूर करने के लिए नशे की तरफ जाते हैं। वो दूर करना, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में असफलता हो, आजकल के युवाओं में प्रेम का चलन बहुत बढ़ गया है, प्रेम में असफलता हो, किसी बिजनेस में असफलता हो, किसी कैरियर में असफलता हो, तो इन सभी असफलताओं को वो सिर्फ एक ही दिशा देते हैं, वो होती है नशा। जी जी। उससे डिटैच होने के लिए, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हमें कोई और चुनौती स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इससे बचने के क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए ताकि वो नशे से दूर हो सके? क्योंकि आप काफी अनुभव, आपका 10 साल का अनुभव रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर बच्चा कैसा जाए नशे से, आपका अनुभव क्या बोलता है? देखिए, जब हम नशा करते हैं तो उसका एक कारण होता है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। उससे बचने के लिए हमको एक दूसरा नशा करना चाहिए। अब वो नशा जरूरी नहीं है कि वो जो हम नशा ड्रग्स के रूप में, शराब के रूप में करते हैं, वो नशा, जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, क्योंकि पढ़ाई के दौरान भी प्रशासनिक क्षेत्र में जब हम तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि हम 24 में से 16 से 18 घंटे हम पढ़ते हैं, और वो पल आता है जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, कैसी स्थिति होगी एग्जाम में, आपका पेपर बना कि नहीं बना, कैसा हुआ। तो हम उस समय, बिल्कुल मेरे जीवन में भी ये क्षण आए कि जब मैं डिप्रेशन में चली गई, तो जो 2 चीजें मैंने अपने जीवन में की, सबसे पहले तो नशा, आप अपने माता पिता से प्यार का नशा करिए। आप अपने माता पिता से इतनी बातें करिए, जैसे कि एक प्रेमी प्रेमिका अपने आपस में डूब के बात करते हैं, एक दूसरे को अपनी हर चीज शेयर करते हैं, तो वो प्रेम हमारा विवाह के पहले हमारे माता पिता में हमको ढूंढना चाहिए। हम उनसे अपने मन की हर बात शेयर करें, और मुझे लगता है इस दुनिया की हर समस्या का समाधान हमारे माता पिता के पास होता है। हमें खुलकर अपनी बातों को कहना आना चाहिए, अपनी भावनाओं को आप उनसे शेयर करिए। आज के जमाने में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी को लगता है कि हमारे माता पिता ओल्ड हैं, उनको समझ में नहीं आएंगी, हमारी परेशानियां कुछ अलग है, बल्कि ऐसा नहीं है। माता पिता भी उस जीवन को जीकर यहाँ तक पहुंचे हैं, परेशानियां कुछ अलग नहीं होती, हो सकता है उस परेशानी के तौर तरीके अलग हो, परंतु मुझे आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने माता पिता को ही अपना दोस्त बनाइए, अपने भाई बहन को अपना दोस्त बनाइए और उनसे अपनी परेशानियां शेयर करिए, क्योंकि उनसे ज्यादा भला आपका जीवन में कोई नहीं चाहेगा। कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है जीवन में, लेकिन माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। दूसरी चीज है जो मैंने अपनाई कि जब भी मैं परेशान होती थी तो मैं भजन सुनती थी। जी। तो इस तरीके की चीजें भी आप अपना सकते हैं। आप, ठीक है, आपका कोई फेवरेट सिंगर हो सकता है, कोई फेवरेट डांसर हो सकता है, आप इस तरीके की चीजों में खुद को लगाइए, क्योंकि संगीत, मेरा मानना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो भी एक प्रकार का नशा है। आप उस नशे में खुद को डालिए, ना कि इस तरीके की जो आर्टिफिशियल आजकल ड्रग्स और ये चीजें उपलब्ध है उसमें हम अपने आप को बर्बाद करें। खासकर मैडम, जो युवा या युवतियां जो प्रशासनिक सेवा के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, उनके लिए आपका क्या संदेश? हमारे धमतरी बोर्ड के मन से कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि उनको सफलता मिले, और मान लो सफल होते हैं तो फिर उसको प्रयास करना, इसके लिए हमारे धमतरी बोर्ड के संदेश बताएं आप। जो भी युवा प्रशासनिक क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें
सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न समझना चाहिए कि एग्जाम की आपसे अपेक्षा क्या है। हम पूरा समुद्र है, क्योंकि पढ़ाई पूरा समुद्र है, हमको उसमें से ये छांटना होगा कि एग्जाम आपसे क्या अपेक्षा करता है। वो आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज अपेक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपको प्रशासनिक क्षेत्र के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उनकी अपेक्षाएं भी आपसे वही है। तो सबसे पहले आपको इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा कि हमको क्या पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 24 में से 24 घंटे भी पढ़ेंगे, परंतु हमको क्या पढ़ना है अगर हम वो नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें सफलता मुश्किल होगी मिलना। इसलिए बेहतर है कि क्या पढ़ना है, इस पे हमको ज्यादा फोकस करना है, और उससे ज्यादा फोकस करना है कि क्या नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर जो है आज के जमाने में, हमको करंट इवेंट जो है वो उनसे अपडेट होना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर पे लगातार निगाह बना के रखें, ताकि आपको सामाजिक समसामयिक चीजों की जानकारी मिलते रहे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको असफलता मिलती है, लगातार असफलता मिलती है, तो आप अपनी असफलता के कारणों को सबसे पहले 15 दिन इवेल्युएट करिए कि आपसे कहाँ कहाँ गलती हो गई। उसके बाद आप नए सिरे से पुनः तैयारी करिए, और तैयारी करते के समय बस हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि 5-5 साल 10-10 साल से भी लोग तैयारी करते हैं, फिर सफल भी होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि उस 5 साल के पुराने बच्चे की तरह नहीं पढ़ना है, वापस से एक नए स्टूडेंट की तरह हमको पढ़ना शुरू करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके बावजूद अगर हम सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो हमको ये मानना चाहिए कि ईश्वर ने हमको किसी और कार्य के लिए चयनित किया है। बिल्कुल भी इस चीज पे नहीं जाना चाहिए कि हम सेलेक्ट नहीं हुए तो हम किसी काबिल नहीं है। हम में हो सकता है किसी और चीज के लिए बहुत ज्यादा काबिलियत है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा रंग बिरंगी है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम कुछ बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो कभी भी निराश तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने एक छोटी सी जिंदगी दी है जिसमें हमारी सांसें फिक्स हैं, तो उसको एंजॉय करते हुए खुशी से जीना चाहिए। आखिरी सवाल में, काफी व्यस्त लाइफ रहती है प्रशासनिक सेवा में, इस बीच परिवार को कैसा आप मैनेज करते हैं, क्योंकि ये भी काफी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एक माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, तो कैसे मैनेज करते हैं? जहां तक रही बात परिवार की, तो जो हमारा रात का समय होता है लगभग 8 से 9 बजे के बाद का समय, और सुबह 7-8 बजे तक का, ये 12 घंटे मुझे लगता है कि हमें मिल जाते हैं। तो और दूसरा, हमारे परिवार के लोग हमारे उस रूटीन में ढल चुके हैं, उनको पता है कि इतना ही समय है हमारे पास में, तो उसके अनुरूप परिवार के सामंजस्य के साथ में वो चीजें अच्छे से हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। नमस्कार।